हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आपको ये वाला चैप्टर समझ में आ रहा होगा। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। इसमें कल हम लोगों ने काफी कुछ डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, टॉपिक है पॉलिटिकल पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। इकोनॉमिक क्राइसिस। सो इसमें दो एस्पेक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। एक होगा हमारा पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि पॉलिटिकल सिनेरियो वहां पे क्या था, एंड अदर वन विल बी ऑन इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वहां पे इकोनॉमिक सिचुएशंस क्या थे। इनमें सबसे बड़ी बात है आपको ये टर्म को समझना, रेडिकलाइजेशन का मतलब क्या होता है, रेडिकल थॉट। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। सो रेडिकलाइजेशन का मतलब हो गया किसी भी थॉट, किसी भी बातों में, किसी भी एक विचार में, उसमें आपका एक्सट्रीम थॉट हो जाना। एक्सट्रीम थॉट का मतलब ये, जैसे मान लो, इसका मतलब क्या है? पहली बात तो एक्सट्रीम थॉट। तो जैसे मान लो, एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, रिलीजियस रेडिकलाइजेशन। रिलीजियस रेडिकलाइजेशन का मतलब ये है कि जिस दिन आपको ये रियलाइज होने लगे कि आपका ही धर्म जो है वो सबसे बेस्ट है और बाकी सारे धर्म जो है गलत है, तो इसको कहेंगे रेडिकलाइजेशन। एंड इन दैट सिचुएशन यू आर नॉट रेडी टू हियर समवन एल्स। किसी और को सुनने के सिचुएशन में नहीं हो, लिसन नहीं कर रहे हो, क्या कह रहे हैं, क्या उनका विचार है, नहीं। तो इस सिचुएशन में आप एक्सट्रीम हो जाते हो, दूसरे विचारों को नहीं समझते हो। जैसे अगर रिलीजन की ही बात करें तो मैंने पहले भी समझाया है, रिलीजन बेसिकली जो है, कह सकते हो, वो कस्टम को रिप्रेजेंट करता है। कस्टम को रिप्रेजेंट करता है रिलीजन। मींस कस्टम जो होता है, यानी कि एक रीति रिवाज, हर एक जगह का रीति रिवाज डिपेंड करता है जियोग्राफी पे। और जब यही कस्टम फॉलो करने वाले ह्यूज नंबर, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन, दे स्टार्टेड टू फॉर्म रिलीजन। तो एक तरीके के रिलीजन जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग एजेंट है लोगों को बाइंड करने का। बट आप देखोगे, सो इनडायरेक्टली इट रिप्रेजेंट जियोग्राफी। जियोग्राफी और जियोग्राफी के बेसिस पे ही रिलीजन। दैट इज द रीजन इंडिया अगर देखा जाए, यहाँ पे अगर हिंदुइज्म कहा जाता है तो हिंदुइज्म रिप्रेजेंट करता है वे ऑफ लाइफ को। हिंदुइज्म रिप्रेजेंट करता है वे ऑफ लाइफ। अब यहाँ का वे ऑफ लाइफ क्या है? यहाँ पे एग्रीकल्चर फ्लरिश करता है और इकोनॉमिक एक्टिविटी फ्लरिश करता है, तो उससे रिलेटेड इंसान का पेट भरा हुआ है, फिलोसॉफी वगैरह भी काफी अच्छा खासा यहाँ पे चलता है। अदर रिलीजन अगर बात करोगे तो वो, जैसे इस्लाम की बात करोगे तो वो रिलेट करता है आपके डेजर्ट एरिया से। डेजर्ट एरिया से, तो डेजर्ट एरिया में जो भी चीजें पॉसिबल हो सकती है वो उसको। बट प्रॉब्लम ये हो जाता है कि ये जब रिलीजन के लेवल में आ जाता है, इट कम्स अंडर दी एक फिलोसॉफिकल स्फेयर में आ जाता है, एक थॉट प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से चलने लगता है, तो यही से प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। तो एक्सट्रीम थॉट रेडिकलाइजेशन, अब ये किसी भी फील्ड में लगा दो। अगर इफ यू टॉक अबाउट द पॉलिटिकल एरिया, तो पॉलिटिकल एरिया में कुछ ऐसे होते हैं जिनका विचार लेफ्ट होता है। लेफ्ट का मतलब ये कि जिनका मानना ये है कि सारे रिसोर्स जो है पब्लिक का होना चाहिए, इस तरीके का, सोशलिस्ट कम्युनिस्ट टाइप के। कुछ होते हैं राइट, राइट यानी कंजर्वेटिव टाइप के। जैसे मान लो अगर हम अपने कंट्री में बात करें तो बीजेपी राइट है, और लेफ्ट के लिए, और लेफ्ट के लिए किसको कहोगे आप? सीपीआई वगैरह है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। बीजेपी भी एक्सट्रीम राइट नहीं है, उसको कमी करो। तो ऐसे कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज होगा। अब जैसे कांग्रेस मान लो, सेंटर में उसको माना जाता है कांग्रेस। तो इनके जो विचार होंगे, जो एक्सट्रीम लेफ्ट या एक्सट्रीम राइट, जो इनको किसी को भी मानने के लिए रेडी ना हो, एंड दे वांट इमीडिएट चेंज। जो भी एक सर्टेन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रहा, उसमें पूरी तरीके से बदलाव चाहते हो, तो ये हो जाता है एक्सट्रीम यानी कि रेडिकलाइजेशन। तो शुरुआत में अगर आपने सिचुएशन देखा होगा 1917 के बाद, जब वॉर एंड हुआ और 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्सैली हुआ। ट्रीटी ऑफ वर्सैली, इसमें फिर क्या हुआ था? इसका आउटकम ये हुआ कि जो
जर्मनी था, जर्मनी बिकम रिपब्लिक और इसको बोला जाता था वाइमर रिपब्लिक, वाइमर रिपब्लिक बोला गया। वाइमर लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है जहां पे इनका पार्लियामेंट है, दैट इज पार्लियामेंट, या इसको इनके लैंग्वेज में बोल दो रीस्टैग, ठीक है, रीस्टैग। तो ये सिचुएशन चल रहा था, लेकिन इन्होंने जो टर्म्स कंडीशंस एक्सेप्ट किए से इनके अगेंस्ट में रेडिकल पार्टीज, मतलब रिवोल्यूशनरीज राइज अप, मीन्स इनके अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिए। उन्हीं में से एक लीग था, एक पार्टी था कह लो, जिसका नाम था स्पार्टासिस्ट लीग। अब स्पार्टासिस्ट का बेसिकली मतलब क्या है? स्पार्टकस एक बंदा था जो रोमन एम्पायर के टाइम में रिवोल्ट करके स्लेव को जो है आजाद किया था। तो उन्हीं के नाम पे जो है आगे चलते थे, मतलब उनके वेल्योर की कहानियों को खुद से जोड़ के जो है ये सब चीजें। तो इनका क्या मानना था? स्पार्टासिस्ट, यानी कि ये तरीके से गवर्नमेंट के खिलाफ रिवोल्ट कर रहे हैं, इनके आइडियाज को नहीं मानने वाले। इनका मानना यह था कि वी शुड इस्टेब्लिश, हमें इस्टेब्लिश करना चाहिए, इस्टेब्लिश बोल्शेविक फॉर्म या स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट। क्योंकि देखो, अब आप अगर आप फिगर आउट करोगे तो पहले ही ये रेफरेंस सेट हो चुका है कि रशिया में रिवॉल्यूशन आया, उस तरीके का ऑलरेडी रेफरेंस हो। तो बोल्शेविक स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट दे वांट कि जैसा रशिया में बना हुआ है वैसा यहां पे भी बना लो। इसके लिए इन्होंने कई सारे वर्कर्स सोवियत फॉर्म किए। सोवियत मतलब अगेन काउंसिल, वर्कर्स सोवियत फॉर्म किए इन मेनी सिटीज, कई सारे सिटीज में जो है वर्कर्स सोवियत फॉर्म किए। सोवियत मतलब वर्कर्स के ग्रुप फॉर्म किए कि कल को हम लोग रिवोल्ट करेंगे। और ये क्या है? ये सोवियत का मतलब ये सोशलिस्ट ही है एक तरीके से, बट सारे सोशलिस्ट ऐसे नहीं थे। अब इनको अगर बात करें, इनको सपोर्ट करने वाले कौन थे? इनके गवर्नमेंट में किस तरीके के लोग थे? एक तो डेमोक्रेट थे, डेमोक्रेट्स, सोशलिस्ट थे, सोशलिस्ट एंड कैथोलिक। देखो, बहुत सारे लोगों ने बोल्शेविक तरीके के गवर्नमेंट को रिफ्यूज किया था, क्योंकि आपने इनके एक्सट्रीम सिचुएशन को देखा था। इन्होंने क्या किया था? इन्हीं के विचार वाले ये भी एक तरीके से सोशलिस्ट थे, है ना। तो इनको पता था, जैसे डेमोक्रेट्स कौन थे? जो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहते थे, जो सोशलिस्ट का मतलब जो इकोनॉमिक इक्वालिटी चाहते थे। इन सब ने जो है, इनका प्रयास था कि कैसे करके भी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करना है। कहां पे? जर्मनी में। बट ये क्या कर रहे हैं? फ्रिक्वेंटली रिवोल्ट कर रहे हैं, कंट्री में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, है ना, यूनियन फॉर्म कर रहे हैं। तो ये इनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। दैट इज द रीजन। इनको रोकने के लिए देखो, अगर आपको याद होगा तो ट्रीटी ऑफ वर्सैली के अंतर्गत ये मिलिट्री वगैरह, आर्मी वगैरह मेंटेन नहीं कर सकते। तो इनको रोकने के लिए इन्होंने जो एक्स सोल्जर्स, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसको बोलते थे वेटरन ऑर्गेनाइजेशन, वॉर वेटरन ऑर्गेनाइजेशन, या कह लो इनको फ्री कॉप्स। ये एक ऑर्गेनाइजेशन के हेल्प से इन्होंने क्या किया? इनको सप्रेस किया। इनको क्या किया? सप्रेस, इनके रिवॉल्ट को, है ना। फ्री कॉप्स की हेल्प से इन्होंने इनको सप्रेस किया। फ्री कॉप्स पता है कौन थे? वो जो पहले वॉर में इंडल्स थे, वॉर एंड हो गया, ये अब इधर उधर अपना घूम रहे हैं, जो भी है, ठीक है। तो इनको जो है फ्री कॉप्स के हेल्प से सप्रेस किया। इन्होंने भी क्या किया? गुस्से में आकर इन्होंने क्या किया? एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। इन्होंने क्या किया? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी फॉर्म किया। यहां तक ठीक है। अब एक बात देखो, ये सोशलिस्ट
इनका भी लगभग एक तरीके का ही विचारधारा है। और ये कम्युनिस्ट, इनको सोशलिस्ट अब मत ही को, कम्युनिस्ट ही कहो, कम्युनिस्ट इनका भी लगभग एक जैसा विचारधारा है, लेकिन इनके अंदर थोड़े डिफरेंसेस है। और ये डिफरेंस उस लेवल का था, दियर डिफरेंस सच अ वे, डिफरेंस इनका इस लेवल का था, दे वर नॉट रेडी टू कोऑपरेट, ये कोऑपरेट करने को रेडी नहीं थे, नॉट कोऑपरेट। कब? वो भी उस टाइम पे जब हिटलर का राइज हो रहा था, ऑपरेट ड्यूरिंग राइज ऑफ हिटलर, ड्यूरिंग राइज ऑफ हिटलर। तो ये शो करता है ना, क्योंकि जब हिटलर आया था तो उसने भी ऐसे ऐसे एक्सट्रीम विचार दिए थे, चाहते तो ये लोग रोक सकते थे, दे वर द पॉलिटिकल पार्टी, बट इनका जो अपना खुद का सेल्फ इंटरेस्ट था वो कहीं ना कहीं नेशन कंट्री के इंटरेस्ट से ऊपर था। दैट्स व्हाई इट लीड्स टू द डिस्ट्रक्शन। तो ये समझ में आया पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन वाला सिनेरियो। व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, वन इज स्पार्टासिस्ट लीग, एक तरीके का बोल्शेविक पार्टी था जैसे कि रसिया में था। दे बिलीव इन बोल्शेविक काइंड ऑफ रिवॉल्यूशन, क्लियर है। लेटर दे फॉर्म द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी एंड दे हैव अ मेजर डिफरेंस विद द वाइमर रिपब्लिक। एंड वाइमर रिपब्लिक में कौन कौन थे? सोशलिस्ट थे, डेमोक्रेटिक थे, कैथोलिक थे। दे ट्राई टू एस्टैब्लिश द डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट इन जर्मनी, बट somehow they were not succeed only because of their continuous revolution. इनको सप्रेस करने के लिए दे यूटिलाइज द एक्स सोल्जर फोर्सेस, दैट इज द फ्री कॉप्स, एक्स वेटरन ऑर्गेनाइजेशन। इनके इस्तेमाल से इनको जो है सप्रेस, यानी कि जैसे कोई ज्यादा रिवोल्ट कर रहा है, मारपीट के जेल में डालना, यही सब चीजें और क्या। फाइनली दे फॉर्म द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। इन्होंने जो फॉर्म किया, और जो इधर के सोशलिस्ट टाइप के, दे हैव मेजर डिफरेंस, इनके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होने के कारण ये आपस में कोऑपरेट नहीं किए ड्यूरिंग दैट टाइम व्हेन द हिटलर वाज राइजिंग। तो ये तो हमारा पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन वाला सिनेरियो था, उसको हम लोगों ने समझ लिया। अब इकोनॉमिक क्राइसिस वाले एस्पेक्ट को समझते हैं, ठीक है। एक मिनट इसको मिटा दो। तो ट्रीटी ऑफ वर्सेली के बाद जो है दूसरा वाला एस्पेक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये नहीं, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ वर्सेली के बाद एक मेजर चेंज जो हुआ था वो ये था कि जर्मनी को एक तरीके से वॉर गिल्ट घोषित किया गया, यानी कि तुम वो हो जिसके कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, ठीक है, जर्मनी को घोषित किया गया। अब इसके लिए वॉर गिल्ट के लिए दे हैव टू कंपनसेट, पैसे पे करो। तो इनको क्या करना पड़ता था? पे करना पड़ता था। हमने पे देखा भी था, लगभग 6 बिलियन पाउंड। किस फॉर्म में इन्होंने पे किया वो ठीक है। तो अगर देखा जाए तो जर्मनी ने वॉर के लिए इन्होंने क्या किया था? लोन लिया था वॉर करने के लिए। अब जो पे करना पड़ रहा है इनको, वो किस में पे करना पड़ रहा है? गोल्ड में। ध्यान से समझना ये इकोनॉमिक क्राइसिस वाले कंसेप्ट। इनको पे किस में करना पड़ रहा है? गोल्ड में। उस टाइम पर, जिस टाइम पर हम लोग बात कर रहे हैं 1920s की, 1920s यानी 23, 22 इस टाइम की बात कर रहे हैं। तो उस टाइम पर कोई भी कंट्री अगर करेंसी बनाती थी, करेंसी का कोई बैकअप होता था तो वो होता था गोल्ड। गोल्ड क्या होता था? बैकअप। अब यहां पे गोल्ड पे करने के कारण गोल्ड रिजर्व जो है क्या होने लगा? डिक्रीज इन गोल्ड रिजर्व। अगर आपका गोल्ड रिजर्व, आप सोचो एक गोल्ड है, मान लो सपोज करो छोटा सा एक गोल्ड है जिसका कॉस्ट है 10 रुपया, सपोज करो, इतने का नहीं मिलेगा, बस समझो, ठीक है। इसके बेसिस पे एक करेंसी बना हुआ है, ठीक, एक करेंसी हमारा 10 रुपए का नोट है वो, यानी कि कल को आप ये करेंसी लेके जाओगे, बदले में आपको ये गोल्ड मिल सकता है। अब सिचुएशन क्या हुआ कि करेंसी तो ये 10 रुपया मार्केट में है,
लेकिन ये जो गोल्ड है, इनको पे करने के का गोल्ड की वैल्यू कंटिन्यूअस घट गई, यानी कि तुम्हारे पास गोल्ड जो बचा हुआ है सिर्फ 5 रुपए का है ना, गोल्ड की जो क्वांटिटी था वो घट गया 5 रुपए का। मार्केट में चल रहा है करेंसी 10 रुपए का, तो ये 5 रुपया जो है वो फालतू में बचा हुआ जो 5 रुपया है, 5 रुपए का तो ठीक है, लेकिन पहले जो 5 रुपए का गोल्ड था, आज आपको वो 10 रुपए का गोल्ड के बराबर हो रहा है। आप बात समझो, इसको ध्यान से समझिए। पहले आप 10 रुपए जाते थे, 10 रुपए के इक्विवेलेंट गोल्ड मिल जाता। आज के टाइम में मार्केट में ये 10 रुपए वाला करेंसी है, लेकिन अब जब आप जा रहे हो तो 5 रुपए का गोल्ड मिल रहा है। इसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन। कहने का मतलब यही है कि पहले जब आप जाते थे मार्केट में सामान खरीदने के लिए, तो मार्केट में जो है क्वांटिटी मान लो 1 kg मिला, अब उतना ही रुपया लेकर गए, लेकिन अब क्वांटिटी आपको मिल रहा है 700 ग्राम, तो क्वांटिटी में घट गया। इसी को बोलते हैं, इन सिंपल वर्ड आप कह सकते हो इन्फ्लेशन, या कह सकते हो प्राइस राइज। आप सोचो, अगर मुझे 10 रुपए का 5 वाला 2 गोल्ड चाहिए, तो मार्केट में जो 10 रुपए वही लेके जाऊंगा ना, तो मुझे कितना लेके जाना पड़ेगा? 20 रुपीज, तब मुझे ये मिलेगा। ठीक है, इन्फ्लेशन प्राइस राइज कहलाता है। अब इन्होंने क्या किया, अपने कंट्री में डिस्टरबेंस होने के कारण दे रिफ्यूज्ड टू पे इन गोल्ड। इन्होंने बोला भैया हम गोल्ड नहीं दे सकते, हमारे पास गोल्ड है नहीं। जब इन्होंने ऐसा कहा कि गोल्ड नहीं दे सकते, तो जो आसपास की कंट्रीज हैं, स्पेशली फ्रांस और बेल्जियम मान लो, इन लोगों ने क्या किया, एक जर्मनी का बड़ा ही फेमस इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया दैट इज रूर वैली। इसको क्या किया इन लोगों ने, ऑक्यूपाई कर लिया। अब रूर वैली में क्या होता है, रूर वैली बेसिकली जो है, यहाँ पे कोयला हो गया, आयरन हो गया, ये इंडस्ट्रियल एरिया, तो ये सब चीजों का प्रोडक्शन होगा, कोल हो गया, आयरन हो गया, ये सारी चीजें एक्सेट्रा। अब रूर वैली क्योंकि जर्मनी में है, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे वर्कर्स कौन होंगे, जर्मन के। ठीक है, अब बात ये था, गोल्ड कम हो गया है पहले से ही, इधर रूर वैली को भी कैप्चर कर लिया। अब जो जर्मन गवर्नमेंट थी, आप ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को, जर्मन गवर्नमेंट थी, वो चाहती थी कि इनको ज्यादा फायदा ना हो, फ्रांस और बेल्जियम को ज्यादा फायदा ना हो, तो इन्होंने क्या किया, वर्कर्स को एक तरीके से प्रोवोक इनको नहीं, वर्कर्स जो है एक तरीके से पैसिव रेजिस्टेंस में वर्कर्स स्ट्राइक करवा दिए, और जब वर्कर्स स्ट्राइक कर रहे थे तो इनको वेज भी दे रहे थे कि भाई तू चल सैलरी ले, स्ट्राइक कर। अब इनको मैनेज करने के लिए फ्रांस वालों को आर्मी भेजना पड़ेगा, फ्रांस यहाँ पे आर्मी सेंड कर रहा है, वर्कर स्ट्राइक कर रहे हैं, तुम्हारा एग्री किसी भी तरीके का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मान लो कुछ हो ही नहीं रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑलमोस्ट जीरो मान लो, सारे के सारे वर्कर्स तो स्ट्राइक कर रहे हैं ना, और वर्कर्स करेंगे भी क्यों नहीं, आप सोच के देखो, जर्मन गवर्नमेंट इनको पैसे दे रही है, पैसे की कमी है, तो ये क्या कर रहे हैं, मनमानी करेंसी को प्रिंट कर रहे हैं। तो सोचो, पहले 10 रुपए का करेंसी था, एक और 10 रुपए आ गया, एक और 10 रुपए का करेंसी आ गया, लेकिन गोल्ड उतना ही है। तो आप सोचो, इसी एक गोल्ड पे जो 5 रुपए का, उस पे ऐसे कई सारे करेंसी छपने लगे, और क्यों, क्योंकि इनको अपना एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को मेंटेन करना था, वर्कर को स्ट्राइक करवाना था। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये वैल्यू कितनी घटती चली गई करेंसी की। हम लोगों ने देखा पहले 10 रुपए में 5 रुपए के बराबर गोल्ड मिलता था, अब और भी सारे 10 के नोट आ गए, तो सोच के देखो कितने वैल्यू इसका कम हो गया। अब 30 में मान लो इसको देखो, 30 रुपीज में 5 के बराबर गोल्ड मिल रहा है, तो उस टाइम का अगर इवेल्युएशन देखा जाए कि कैसे जो है करेंसी का वैल्यू घटा, तो अप्रैल मंथ में 1923 की बात कर रहे हैं, 1923 में $1 इज इक्वल टू 24,000 मार्क इनका करेंसी है,
ठीक है। उसके बाद जुलाई में $1 इज इक्वल टू 353 मार्क, 353,000 मार्क, ये घट गया। फिर अगस्त में 4,621 समवेयर अराउंड, बुक में देख लेना, 1000 मार्क, मतलब $1 कितने मार्क के बराबर हो रहा है। और दिसंबर आते आते इट वॉज अराउंड 98,000, उसके आगे एक और 1000 लगा दो, इतना मार्क। मीन्स द सिचुएशन इन जर्मनी वॉज इन सच अ वे, आप उसको अंदाजा लगा सकते हो कि एक ब्रेड का पैकेट लेने के लिए, एक ब्रेड का पैकेट चाहिए मान लो अगर, ठीक है एग्जाम्पल बता रहे हैं, एक ब्रेड के पैकेट के लिए पूरा एक 1 कार्ट फुल नोट्स, मतलब एक कार्ट में जो है पूरा नोट भर के लेके जाओ तो तुमको एक ब्रेड का पैकेट मिलता था। दैट वाज द सिचुएशन। सो इसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। और ये भी याद रखना, किसी भी कंट्री में अगर सबसे ज्यादा कुछ डिस्ट्रक्टिव वॉर है, कह सकते हो कुछ सबसे ज्यादा अगर डिस्ट्रॉय कर सकता तो वो है इकोनॉमिक क्राइसिस ही, सबसे ज्यादा डेंजरस। और हर एक कंट्री सोचता है कि इकोनॉमिक क्राइसिस किसी भी तरीके से ना आए, ठीक है। सो हाइपर इन्फ्लेशन ये सिचुएशन था। तो जर्मनी का सिचुएशन बहुत गड़बड़ था। तो जर्मनी को बचाने के लिए फाइनली जो है यूएस आया। तो यूएस के उस टाइम पे एक लीडर हुआ करते थे डेविस। तो इन्होंने एक प्लान बनाया, उनको बोला गया डेविस प्लान। इन्होंने क्या किया, जर्मनी को बेल आउट किया। और जर्मनी बेल आउट का मतलब ये है कि पैसे वैसे देके इनके क्राइसिस को रिजॉल्व करना, बेल आउट किया। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा इन्होंने क्या किया, इसके अलावा इन्होंने जर्मनी को बेल आउट करना और इसके अलावा जो है जैसे पूरे इकोनॉमिक एक्टिविटी को रीस्ट्रक्चर किया, इनके इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर किया। जैसे एग्जांपल के लिए जो लोन देना था उसको रीस्ट्रक्चर किया, लोन रीस्ट्रक्चर प्लान। लोन रीस्ट्रक्चर में क्या हो सकता है भाई, तुम 10 साल के बजाय अब 20 साल में दो तो कहीं ना कहीं बर्डन कम हो जाएगा। लोन रीस्ट्रक्चर, इसके अलावा जो इनका मार्क करेंसी था, करेंसी को चेंज कर देना, नया करेंसी लेके आना। और ये भी होता है, आप हिस्ट्री उठा के चेक करो, जहां पे भी आप मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस देखोगे करेंसी चेंज हो जाएगा फिर, ठीक है। तो मार्क को जो है और कुछ करेंसी में बदल दी। तो कहने का मतलब इस तरीके से प्लान को रीइंट्रोड्यूस किया टू कोप विद द इकोनॉमिक क्राइसिस इन जर्मनी के इकोनॉमिक क्राइसिस को मैनेज करने के, ठीक है। इसको मिटाते हैं फिर आगे डिस्कस करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे यूएस ने जो है जर्मनी के इकोनॉमिक क्राइसिस से बचाने के लिए उनको बेल आउट किया, यानी कि शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड किया। यूएस बेल आउट जर्मनी मीन्स गिविंग शॉर्ट टर्म लोन। ये बात है 1923 की, 1923 का। और भी डेविस प्लान के अंतर्गत हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया। तो 1924 से लेकर 1928 तक तो अच्छा खासा स्टेबिलिटी था, ग्रोथ भी हो रहा था। बट इसके बाद एक क्राइसिस आता है, उसको समझते हैं। उसको बोलते हैं, उस इकोनॉमिक क्राइसिस को बोलते हैं ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। और ये एक ऐसा इकोनॉमिक क्राइसिस था जो थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के लेवल का इकोनॉमिक क्राइसिस था। क्यों था, कैसे था, थोड़ा सा समझते हैं। हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था कि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में अगर देखा जाए, वर्ल्ड वॉर 1 दैट इज 1914 से लेकर 17 मान लो या 18 मान लो, 18, इस टाइम पर पूरा यूरोप जो है वो डिस्टर्ब था। पूरे यूरोप में वॉर हो रहा था। और नॉट ओनली यूरोप, और भी कई जगह जो कॉलोनीज वगैरह थे इन सब में वॉर भी चल रहा था। पूरे यूरोप में वॉर चल रहा था।
और इधर एक यूएस, ध्यान से समझना लॉजिक, ये बुक में आपके दिया नहीं है, बुक में तो बहुत एक लाइन से खत्म कर दिया है, लेकिन मैं चाहूंगा इसको आप समझो अच्छे से। वॉर, यूएस तो वॉर में इंडल्ज नहीं था, लेकिन ये क्या करता था, इनको वॉर कराने के लिए वेपन्स प्रोवाइड करता था, वेपन्स। सोच के देखो, वॉर करने के लिए क्या चाहिए, वेपन्स चाहिए, वेपन्स के बिना तो करोगे नहीं। वेपन्स हो गया, एम्यूनिशंस हो गया, मीन्स गोला बारूद, इन सब चीजों की जरूरत चाहिए। दूसरा, यहां पर यूरोप में मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी डिस्टर्ब हो गया है, मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे कुछ भी आप पिक कर लो, एक हम लोग पिक करते हैं एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर। जो यूरोप का लोकेशन है वो आता है जियोग्राफिक लोकेशन में टेम्परेट, एक होता है ट्रॉपिकल, एक होता है टेम्परेट। ये बेस्ट ग्राउंड होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, वीट। वीट प्रोडक्शन के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। अब क्योंकि दे इन्वॉल्व इन दी वॉर, ये वॉर में इंडल्ज होने के कारण इनका जो वीट प्रोडक्शन था वो बेहतर तरीके से हो नहीं पा रहा था, तो इनकी जगह कौन करने लगा था, ये करने लगे थे प्रोडक्शन। अब ये प्रोडक्शन करेंगे तो एक्सपोर्ट भी करेंगे, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक टाइम आया जब वॉर हुआ है, अब सोचो वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके लिए लेबर चाहिए, वर्कर चाहिए, वर्कर्स चाहिए यूएस को, तो वहां पे वर्कर्स को जॉब भी मिल रहा है। वेपन्स ज्यादा बनाने के लिए वर्कर्स चाहिए, जॉब भी मिल रहा है। इनको, इनके जो फैक्ट्रीज हैं, चाहे वो वेपन्स बनाने वाले फैक्ट्रीज हो, चाहे ब्रेड बनाने वाले फैक्ट्रीज हो, सबको लोन चाहिए। बिना लोन के तो चलो करोगे नहीं, पैसे तो चाहिए कहीं से, बैंक से पैसे चाहिए इनको। फिर बैंक में पैसा कहां से आता है, बैंक में पैसा आता था जो है बैंक में अदर कंट्रीज से, अदर कंट्रीज से पैसा आता था। तो इस तरीके से सारे कंट्री एक तरह से सारे कंट्री जो है इंटर रिलेटेड हो गए थे थ्रू इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ये यहां तक ठीक है। अब टाइम आया जब वॉर एंड हुआ, वॉर हो गया एंड, तो जो वेपन्स कंजम्पशन वो कम हो गया। वॉर एंड होने का मतलब वेपन कंजम्पशन यानी कि प्रोडक्शन कम होगा। अगर वेपन प्रोडक्शन, अच्छा इसी में ये भी देखो, यूएस गवर्नमेंट के पास इतना इनकम आ रहा था कि इन्होंने जर्मनी को पैसे भी प्रोवाइड कर दिए थे बाद में, है ना, जर्मनी को इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड कर दिए थे कि लो बाद में ये रिटर्न देंगे। इनका काम यही था, रिटर्न देना, इंटरेस्ट वगैरह। अब जब वॉर एंड हुआ, धीरे धीरे इसका कंजम्पशन यानी कि वेपन्स का रिक्वायरमेंट कम हुआ, तो वेपन प्रोडक्शन कम हुआ, तो यहां पे कुछ लोगों का जॉब गया होगा, है ना, कुछ लोगों का जॉब गया होगा। इसके साथ जब वॉर एंड हुआ तो यूरोप भी तो अपना प्रोडक्शन शुरू किया होगा, तो मार्केट में सप्लाई बढ़ गया होगा। कुछ भी, चाहे एग्रीकल्चर आप पिक कर लो, चाहे ये लोग कोई और स्टील रॉड, ये सारी चीजें प्रोड्यूस कर रहे होंगे, कोल प्रोड्यूस, सप्लाई बढ़ने का प्राइस बढ़ा, प्राइस सप्लाई बढ़ने के कारण जो प्राइस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और यही एक रीजन आप ये भी देखना, हमारे कंट्री में जब रसिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था तो एक सिचुएशन ये आया था, क्योंकि यूक्रेन एक अच्छा ग्राउंड है वीट प्रोडक्शन के लिए। एक ऐसा टाइम आया था जब एग्रीकल्चरल जो एक्सपोर्टर्स थे वो ज्यादा से ज्यादा गेहूं को जो है क्या करना चाहते थे, एक्सपोर्ट करना चाहते, तो वहां पे गवर्नमेंट ने बैन लगाया था। हमें इकोनॉमी को मैनेज भी करना है, ठीक है, तो ये सिचुएशन आप देखो, यहां पे प्राइस ज्यादा होने के कारण, ठीक है, इनकी बिक्री कम होने के कारण 1929 के आसपास, 1928-29 के आसपास इनके कंट्री का जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज था, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, ये वो जगह था जहां पे शेयर जो होते हैं, जैसे कंपनीज के शेयर, कंपनीज के जो शेयर होते हैं उनका सेल एंड परचेज होता है, सेल
एंड बाय होता है, ठीक है, ये वो चीज होता है। अब ये देख रहे हैं कंटिन्यूअसली हर एक चीज का प्राइस क्या हो रहा है, घट रहा है, तो जो लोग खरीदते हैं वो भी तो फील करते हैं, तो लोग फियर में आके दे स्टार्टेड टू सोल्ड देयर शेयर, जो भी इनके पास शेयर था वो उसको बेचना शुरू कर दिए। तो इनका सिचुएशन ये था कि इवन एक दिन में लगभग 24 अक्टूबर को एक दिन में 13 मिलियन शेयर जो है सोल्ड किए गए, मिलियन शेयर जो है बेचे गए। तो ओवरऑल क्या हो गया, इनका जो शेयर मार्केट था यही पूरा का पूरा क्रैश कर गया। यहां से शुरू होता है, इस पॉइंट से शुरू होता है इकोनॉमिक क्राइसिस, जिसे हम लोग बोलते हैं द ग्रेट इकोनॉमिक क्राइसिस। अगर मैं GED लिख दूं तो यहां मैं लिख दूंगा GED, ग्रेट इकोनॉमिक क्राइसिस, यहां से शुरू होता है, ठीक है। तो अब यूएस की अगर बात करें तो यूएस जो है नेक्स्ट 3 इयर्स में मीन्स इन 1932 इनका जो नेशनल इनकम वो हाफ हो गया, इनकम कुछ रहा नहीं। इनके पास जब पैसा है नहीं तो ये क्या फर्दर इनको लोन देंगे, इन्हीं के लोन से जर्मनी का क्या सिचुएशन था, जर्मनी का सिचुएशन समझो, जर्मनी ने इन्हीं के लोन से अपने आप को रिवाइव किया था। अब रिवाइव का सिचुएशन ऐसा था, अच्छा खासा इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा था, है ना। धीरे धीरे लोन आना बंद हो गया, तो उनका जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अगर 1929 के बेसिस पे लिया जाए, ऑन द बेसिस ऑफ 1929 के बेसिस पे लिया जाए तो 1932 तक 40% प्रोडक्शन घट गया, ठीक है। अगेन रीजन, भाई जब इन्वेस्टमेंट है नहीं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, जब इन्वेस्टमेंट है ही नहीं तो फिर क्या करेंगे, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट के कारण जो है वापस से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन घट गया, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इस तरीके से होने के कारण क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आप इमेजिन कर सकते हो, लगभग 6 मिलियन पीपल जो है अनएम्प्लॉयड हो गए, 6 मिलियन यानी कि 60 लाख पीपल जो है अनएम्प्लॉयड। मींस जो लोग अच्छे खासे वेल टैलेंटेड है, यू कैन सी कि उस टाइम पर लोग अपने गले में जो है प्लेकार्ड्स रखते थे, उसमें लिखा रहता था विलिंग टू डू एनी वर्क, मतलब इस लेवल का जो है अनएम्प्लॉयमेंट फैल गया था। सो यू कैन इमेजिन अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बहुत ज्यादा था, 40% इनका प्रोडक्शन डाउन था, और जो मिडिल क्लास पीपल थे, मिडिल क्लास पीपल, सैलरीड पीपल, जिनको रेगुलर सैलरी मिलता था, जो पेंशनर्स थे जिनको पेंशन था, उनका जो सेविंग था, वो भी क्या होने लगा, कम होने लगा, डिमिनिश, इनका सेविंग भी कम होने लगा। अगेन वही लॉजिक, पहले जो 10 रुपए के बराबर गोल्ड मिल रहा था, अब 10 ही रुपए में 5 रुपए के बराबर गोल्ड मिल रहा है, तो सेविंग, और इनको फियर होने लगा, इनको डर सताने लगा, फियर ऑफ प्रोलिटराइजेशन। इनको क्या फियर होने लगा, प्रोलिटराइजेशन, यानी कि वर्किंग क्लास होने में। आप समझो इसको, वर्किंग क्लास का मतलब ये है कि जैसे एक तरीके से दिहाड़ी मजदूर आप समझ लो, ठीक है। वर्किंग क्लास, इनको ये डरने लगा कि हम भी जो है वर्किंग क्लास में ना जाए। दे वर टैलेंटेड, ये वो व्यक्ति थे जो हाईली टैलेंटेड थे। इनमें बचे कौन थोड़ा बहुत, यानी कि जो मिडिल क्लास और सैलरी, इनमें से जो ऑर्गेनाइज्ड वर्कर थे,
ऑर्गेनाइज्ड वर्कर मतलब यानी कि वो वर्कर जिन्होंने अपने ग्रुप बना रखे थे, जिनके ग्रुप्स थे, जिनके यूनियंस थे, जिनके एसोसिएशंस थे, ऐसे वर्कर्स जो है इन्होंने कुछ हद तक सरवाइव किया, अच्छा खासा सरवाइव किया, बट कहीं ना कहीं इनकी भी बार्गेनिंग पावर कम हो गई। मतलब अगर कल को जो है फैक्ट्री ओनर ने बोल दिया भाई तुमको जॉब से निकाल रहे हैं, इतने सैलरी पे करना है तो करो वरना जॉब से जाओ, तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। मींस इट रिड्यूस देयर बार्गेनिंग पावर। सो द लेवल ऑफ डिस्टर्बेंस, और इतना ही नहीं, आप अगर पीजेंट्स वगैरह को देखोगे उस टाइम पे, पीजेंट्स जो फार्मर वगैरह थे, ये भी कंटिन्यूअसली प्राइस, एग्रीकल्चर प्राइस डिक्रीज होने के कारण, जो एग्रीकल्चर प्राइस था डिक्रीज होने के कारण ये भी बेचारे क्या थे, परेशान होते गए थे। एंड दे वर नॉट इन सिचुएशन, इवन ये अपने चिल्ड्रन को फीड भी नहीं कर पा रहे थे, नॉट एबल टू फीड देयर चिल्ड्रन। तो एवरी सेक्शन ऑफ जर्मनी वॉज फेसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। हर एक व्यक्ति जो है इकोनॉमिक क्राइसिस मतलब बहुत दुखी है। अब इनका उम्मीद किससे रहेगा? इनका उम्मीद गवर्नमेंट से रहेगा, लेकिन गवर्नमेंट के कहानी में क्या चल रहा था उसको समझो, गवर्नमेंट वाले सिचुएशन में क्या चल रहा था, इसको मिटा दूं एक मिनट। तो गवर्नमेंट के लेवल पे क्या चल रहा था, यानी कि वाइमर रिपब्लिक, इनके साथ क्या इश्यू था उसको समझो, मेजर जो इश्यू था। तो प्रॉब्लम ये था कि इनके कॉन्स्टिट्यूशन में ही एक मेजर इनहेरिट फ्लॉज थे, मतलब इसी कॉन्स्टिट्यूशन में ही कमियां थी। और वो दो इंपॉर्टेंट कमी क्या थी? दो इंपॉर्टेंट कमी ये था, एक था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब ये क्या होता है समझते हैं। और एक दूसरा था इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजन जो इनके आर्टिकल 48 में था, आर्टिकल 48 में। ठीक है, इन दो बातों को समझते हैं। सो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? देखो, दो तरीके का मेजर इलेक्शन होता है। एक होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, एक हो गया ये, और एक हो गया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इस वाले में सिंपल कोई किसी तरीके का बाउंडेशन नहीं है कि सोसाइटी में कितने रिप्रेजेंटेटिव, कितने परसेंटेज में जो है कैंडिडेट होंगे। जैसे मान लो हमारे कंट्री में, मान लो अगर 100% में से 80% मान लो हिंदू हैं, ठीक है, 14% मान लो मुस्लिम है, फिर उसके बाद जो भी मान लो, तो इस तरीके के सीट्स होंगे कि अगर मान लो 100 सीट्स है पार्लियामेंट में, 8 हिंदू के, ठीक है, ऑलमोस्ट 2 जो है मान लो 2 मुस्लिम्स के, इस तरीके से जो है सीट्स वगैरह। या अगर 100 में करोगे तो 80 सीट्स एंड 15 सीट मान लो मुस्लिम के, इस तरीके से जो है सीट्स जो है डिसाइड होंगे। तो हम क्या कर रहे हैं इस वाले में, प्रोपोर्शनल वाले में जितना जिसका पॉपुलेशन प्रोपोर्शन उसके बेसिस पे सबको पार्लियामेंट में सीट अलॉट कर रहे हैं। ठीक है, इसके कारण जो है, अच्छा हमारे कंट्री में क्या है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ये वाला मेथड हम फॉलो नहीं करते। सिंपल जहां पे एक इलेक्शन हो रहा है, कैंडिडेट को उतारे और ये, तो इस वाले सिस्टम के कारण जो है जब भी इलेक्शन होता था तो कई सारे मल्टीपल पार्टीज जो है जीत कर आती थी, मल्टीपल पार्टीज वोन। अब मल्टीपल पार्टीज के कारण जो है इनको कोई भी जो है स्ट्रॉन्ग, मतलब कि एक सिंगल गवर्नमेंट फॉर्म करने का कोई सिचुएशन, दे हैव टू फॉर्म कोलिजन गवर्नमेंट, मतलब मिलके गवर्नमेंट बनाओ। और ये जो गवर्नमेंट होता है वो वीक होता है। दैट इज द रीजन हमारे कंट्री में या किसी भी कंट्री में एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट को होना बहुत जरूरी है सेंट्रल लेवल पे, कंट्री के वेलफेयर के लिए। ये हमेशा याद रखना,
स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट किसी भी कीमत में, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पे होना ही चाहिए कंट्री को, अदरवाइज आप देख रहे हो पास्ट का एग्जांपल। तो यहां पर जो है जर्मनी के अंदर किसी भी तरीके से ये लोग जो है एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, सिंगल गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाते थे। कंटिन्यूअसली जो गवर्नमेंट होता था ये क्या हो जाते थे, कोलैप्स कर जाते थे, कोलैप्स कर जाते थे, यानी कि आए दिन जो है क्या हो जाता था, आए दिन क्या हो जाता था, इनका डिसॉल्व हो जाते थे। तो फ्रीक्वेंटली न्यू कैबिनेट फॉर्म होता था। मोर देन 200 से ज्यादा, देख लेना कितना, इसमें कुछ नंबर्स भी दिए हुए हैं कि लगभग मोर देन 30 से ज्यादा जो है कैबिनेट इन लोगों ने फॉर्म किया विद इन 1 ईयर, 250 डेज मान लो, ये अंदाजा लगा लो। मोर देन 30 कैबिनेट, मतलब कितनी बार जो है गवर्नमेंट चेंज हो रही है। एक तो ये प्रॉब्लम। दूसरा, इमरजेंसी प्रोविजन, ये जो है प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि प्रेसिडेंट जो है इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। और उस दौरान जब आर्टिकल 48 के अंतर्गत इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया तो सारे के सारे जो सिविल राइट्स थे, सिविल राइट्स, तो वो क्या हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे। मतलब आपका कोई डेमोक्रेटिक राइट्स वगैरह कुछ नहीं है। और साथ में एक चीज और, प्रेसिडेंट स्टार्ट कर देंगे रूल बाय डिक्री, मतलब अपने ऑर्डर से जो है कंट्री को रूल करना। तो ये प्रोविजन आप समझो तो सही, ये प्रोविजन क्या कर रहा है, ये प्रोविजन एक तरीके से कह रहा है कि तुम कंट्री में डिक्टेटरशिप ला सकते हो। अगर कोई डिक्टेटर आ गया, उसने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया, तो फिर इनके तो गए ना, इनके राइट्स तो खत्म, तुम्हारा कोई रोल ही नहीं है पार्लियामेंट का, जो यहाँ का रीस टैग है, पार्लियामेंट का तो कोई रोल ही नहीं बचा, क्योंकि इसको तो डिक्री से फिर रूल किया जाएगा ना। तो जो पब्लिक फेस कर रही थी, आप सोचो, ये सॉल्यूशन तो कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यूअसली एक भी बार इनका स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बन नहीं रहा था। गवर्नमेंट मल्टीपल पार्टीज का बनता था जो कहीं से सॉल्यूशन नहीं कर रहे थे। तो ये तो खत्म है, इनका कोई रोल। और इधर जो है अगर कोई पब्लिक जो है रिवॉल्ट कर रहा है, परेशान है, दुखी है, तो उनको जो है इमरजेंसी लगा के उनके सिविल राइट सस्पेंड करके उनकी कुटाई करना, ये सारी चीजें चल रहा था। सो समहाउ पीपल लॉस्ट ट्रस्ट ऑन डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सोचो, इसके कुछ समय पहले जो है जर्मनी बहुत ही ज्यादा फेमस था, ठीक है, जर्मनी फेमस था अच्छा खासा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। और जैसे ही ये लोग आए और जैसे ही वॉर वगैरह हुआ तो पूरा का पूरा जर्मनी क्या हो गया, डिस्टर्ब। ऊपर से जो ये गवर्नमेंट है, पीपल उन पे ट्रस्ट कर नहीं रहे। तो ये ग्राउंड बन गया ना किसी के आने का। कोई अगर एक नया विजन देगा पॉलिटिकल, एक गवर्नमेंट लेवल पे कोई एक नया विजन देगा, तो लोग तो अट्रैक्ट करेंगे ही ना, बिकॉज दे वांट सोल्यूशन। तो यहां से ये एक तरीके से प्लेटफॉर्म बना, ये इकोनॉमिक क्राइसिस प्लेटफॉर्म बना किसके लिए, हिटलर के लिए। सो यहां से क्या स्टार्ट होगा, राइज ऑफ हिटलर, ठीक है। तो वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू।